यह वीडियो क्लास 10 साइंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसको आंसर करने के लिए आपको ये सीरीज याद होना चाहिए, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रश्न को एग्जाम में कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर NaCl सॉल्यूशन है, उसमें यदि कॉपर मेटल डाला गया, Cu डाला गया, तो क्या यह Cu Na को हटा सकता है। तो ये हम लोग इस सीरीज में देखते हैं। तो सोडियम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि कॉपर उतना रिएक्टिव नहीं होता है। तो कॉपर को यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ मोस्ट रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को क्या एल्यूमिनियम रिप्लेस कर सकता है या फिर उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम Mg यहाँ पर है Mg, और एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम यहाँ है। तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है। इसका मतलब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को यहाँ डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार है FeSO4 और सिल्वर। तो क्या FeSO4 में से Fe को सिल्वर यानी Ag यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो आप देखेंगे Fe आयरन है और सिल्वर नीचे है, यानी कि सिल्वर कम रिएक्टिव है, तो ये Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है AgNO3 एंड कॉपर। तो Ag आप देख सकते हैं नीचे है और कॉपर ऊपर है, यानी मतलब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है और Ag क्या है, कम रिएक्टिव। तो कॉपर Ag को आसानी से यहाँ डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सीरीज याद रखना होगा। तो AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर में कॉपर क्या करेगा, Ag को यहाँ डिस्प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राई पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो आयरन फ्राई पैन को रस्टिंग से रोकने के लिए क्या मेथड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आपने यदि ग्रीस लगा दिया तो आप उसमें खाना कैसे पकाएंगे, पेंट लगा दिया तो उखड़ जाएगा, जिंक कोटिंग आप कर सकते हैं। ऑल द एबव ये गलत आंसर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जिंक कोटिंग कर देंगे। और आप देखते हैं ये बहुत महंगा बर्तन भी आता है। एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। गिव अ कंपाउंड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। और ये सोल्यूबल इन वाटर होगा। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। तो इसका आंसर क्या है, कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वह जो कंपाउंड बनाएगा वह क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का नाम आपने सुना है। फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट जिंक। तो फूड कैंस को टिन से कोट किया जाता है, जबकि जिंक से उसको कोट नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जिंक क्या होता है, वह ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। तो ये इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड स्विच। तो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यदि आपको ये सारा चीज़ दिया गया है तो आप मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसे फ़र्क करेंगे। तो आप जानते हैं कि यदि हैमर से हम लोग मेटल के सैंपल को चोट करेंगे तो वो क्या होगा, थिन शीट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि यदि हैमर से हम लोग नॉन मेटल्स को चोट करेंगे तो उसमें वह वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल होता है, इसलिए वह बिखर जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेटल्स कौन है और नॉन मेटल्स कौन है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको ये बल्ब, बैटरी और वायर्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको मेटल और नॉन मेटल दिया गया है, तो आपको क्या करना है, एक सर्किट को बना लेना है। इस प्रकार से आप सर्किट बनाएंगे। तो जब आप यहाँ A और B के बीच में मेटल को रखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और जब यहाँ पर आप नॉन मेटल को रखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वह क्या है, मेटल है। और जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि बहुत सारे इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं। वाटर एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। तो एम्फी मतलब होता है बोथ। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ। तो यहाँ वर्ड है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। और एम्फोट्रिक जैसे मैंने बताया, एम्फी मतलब बोथ। तो यहाँ यह बेस की तरह भी बिहेव करता है और एसिड की तरह भी बिहेव करता है, तो दोनों की तरह बिहेव करता है। तो जब
एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करेगा, तो आप देख सकते हैं एसिड से रिएक्ट करेगा और साल्ट प्लस वाटर बनेगा। और एल्युमिनियम ऑक्साइड जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो बेस से रिएक्ट करता है और साल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह जो ऑक्साइड है वह एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। इसका मतलब यह कैसे बिहेव कर रहा है, तो यह बेस के जैसा भी बिहेव कर रहा है और एसिड के जैसा भी बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड। तो वे मेटल के ऑक्साइड जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड। तो इस उदाहरण को आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो मेटल ऑक्साइड, आप जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड यूजुअली कैसा बिहेव करता है, तो यह यूजुअली बेस की तरह बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेटल ऑक्साइड है वह एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। Metal oxide which shows both acidic as well as basic behavior are called amphoteric oxide. Such metal oxides react with both acid and base. तो ये एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं। तो इस एग्जांपल को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो दो ऐसे मेटल का नाम बताना है जो कि डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को हटा सके, डिस्प्लेस कर सके। तो ये कौन है, मैग्नीशियम और जिंक, इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। एंड टू मेटल्स विच विल नॉट, और दो ऐसे मेटल का नाम लिखना है जो कि डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को नहीं हटा सके। तो वो कौन है, कॉपर एंड सिल्वर डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो इसको आप याद करके लिख सकते हैं एग्जाम में। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपको याद कर लेना है। चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है और किस प्रकार से मेटल को प्योरीफाई किया जाता है। तो यहाँ प्योरीफाई करने के लिए हम लोग इस तरीका का उपयोग करते हैं, इस विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग किसे यूज करते हैं। तो इम्प्योर मेटल एम इज मेड द एनोड। तो इम्प्योर मेटल को क्या बना दिया जाएगा, यहाँ पर एनोड बना दिया जाएगा। और इम्प्योर मेटल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए कि ये जो इम्प्योर मेटल है उसको हम लोग इतना मोटा लेंगे, बहुत बड़ा लेंगे और इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, एनोड के रूप में। जबकि प्योर मेटल को हम लोग क्या लेंगे, कैथोड में। ये पतला सा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम लोग क्या में यूज़ करेंगे, एनोड के रूप में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एनोड मड, यहाँ पर ये जो गंदगी है वह नीचे की ओर जम जाएगा। तो आप याद कर लीजिए, इम्प्योर कौन हो जाएगा, एनोड। एनोड इम्प्योर, तो ए को यदि हम लोग आई नोड कर दें तो आई से हो जाएगा इम्प्योर और एनोड, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इम्प्योर क्या हो जाएगा, एनोड, और प्योर क्या हो जाएगा, कैथोड। तो कैथोड को ऐसे पी बना दीजिए तो पैथोड हो जाएगा। तो पैथोड क्या हो गया, प्योर हो गया। तो ये आपको याद रखना है। ये जो प्योर मेटल होता है वह पतला सा एक स्ट्रिप लेते हैं और इम्प्योर जो मेटल होता है उसी को हम लोग को प्योर करना होता है, उसको एनोड के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा और ये जो कॉपर आयन है ये यहाँ पर कॉपर के रूप में परिवर्तित होते जाएगा और यहाँ जमते जाएगा और एनोड मड नीचे की ओर बैठ जाएगा। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ एक और है कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग करेंगे। तो जिस प्रकार का यहाँ पर मेटल होगा उसी प्रकार के साल्ट को हम लोग लेंगे और उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं आंसर, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल एम एज इलेक्ट्रोलाइट। प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैटुला एंड हीटेड इट। तो प्रत्यूष क्या करता है, सल्फर पाउडर को लेता है स्पैटुला पे और इसको क्या करता है, हीट करता है। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। तो एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में वह इस गैस को क्या करता है, कलेक्ट करता है। अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ए क्या है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन। तो इस गैस का, ये जो गैस कलेक्ट हुआ इसका एक्शन क्या होगा, ड्राई लिटमस पेपर पर और मॉइस्ट लिटमस पेपर पर। और आपको क्या करना है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दे।
तो इसके आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़, जब हम लोग सल्फ़र को इस प्रकार से यहाँ पर हीट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा सल्फ़र ऑक्साइड। और आप जानते हैं कि सल्फ़र क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन में यहाँ पर हम लोग जला रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा। और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, इसको आपको याद रखना है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक और ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो ये दो बात आप याद रखिए, कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आगे के क्लासेस में भी आपको इसका यूज़ होगा कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, और ऑक्साइड ऑफ मेटल्स क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो यदि आप यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं तो यदि वो मॉइस्ट नहीं होता है तो यहाँ पर आपको कोई भी उसका कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप पर वेट लिटमस पेपर यूज़ करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, रेड कलर में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि बता रहा है कि वह क्या है, एक एसिड है। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए दो तरीका है। पहला क्या है, अप्लाइंग ग्रीस और पेंट। दूसरा क्या है, गैल्वेनाइजिंग, मतलब जिंक कोटिंग हम लोग लगाएंगे, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। तो ये दो तरीका है। इसके बाद अलॉय बनाना एक और तरीका हो सकता है। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। जबकि मेटल्स यदि ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो ये एक बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गिव रीजंस है प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। तो आप इसमें देखें कि प्लेटिनम और गोल्ड ये जो है बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, जबकि सिल्वर में कुछ कोरोजन देखने को मिलता है। दीज मेटल्स आर अनरिएक्टिव, ये अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड विथ मॉइस्चर। तो आपको एक ही साथ लिख देना है कि ये इनमें कोरोजन बहुत कम होगा, ये ऑक्सीजन और अदर गैसेस से रिएक्ट नहीं करेंगे, मॉइस्चर से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब इनका चमक बरकरार रहेगा। दस देयर शाइन इज मेंटेन, और उनका शाइन क्या होगा, बरकरार रहेगा। दैट इज़ वाई दिज मेटल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी। तो ये जो आपको बुक में लिखा गया है वही आप यहाँ पर उतार सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, या फिर इस प्रकार से बोलें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इस कारण से इनको हम लोग क्या करते हैं, ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। रिएक्शंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम विथ ऑक्सीजन इज सो वायलेंट दैट दे कैच फायर, दे में कैच फायर। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि वे क्या कर सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं। टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। तो इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डाल के रखेंगे ताकि इससे कुछ आग वाग ना लगे। एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, फिर भी इसको हम लोग कुकिंग के बर्तन में क्यों इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ बिकॉज एल्युमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप जानते हैं कि एल्युमिनियम एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और कुकिंग के वेसल को बहुत अच्छा से हीट होना जरूरी है। एल्युमिनियम फॉर्म्स अ लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर विच इज प्रिवेंट द फर्दर कोरोजन। तो यदि आप कुकिंग वेसल में इसका उपयोग करेंगे तो इसमें आगे कोरोजन भी नहीं होगा और ये काफ़ी दिनों तक टिकेगा, इसलिए भी हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन का यूज़ करते हैं। Carbonate and sulfides ore are usually converted into oxide during the process of extraction। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जो कार्बोनेट हैं और सल्फाइड्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑक्साइड में बदलते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑक्साइड ओर है उसका एक्सट्रैक्शन आसानी से किया जाता है। तो यदि हम लोगों को ऑक्साइड ओर नहीं मिल रहा है तो हम लोग कार्बोनेट को ही किस में बदल देंगे, ऑक्साइड में बदल देंगे, या फिर सल्फाइड को किस में बदल देंगे, ऑक्साइड बदल देंगे। इट इज़ ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड देन कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड टू द मेटल्स, सो वी कन्वर्ट ऑक्साइड्स इनटू वी कन्वर्ट कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स इनटू ऑक्साइड्स। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल, आपने टार्निश्ड कॉपर वेसल को देखा होगा। बीइंग क्लीन विथ लेमन एंड टेमरिन जूस, तो उसको हम लोग साफ़ किस चीज़ से करते हैं, लेमन और टेमरिन जूस से साफ़ करते हैं। एक्सप्लेन वाई दिस सॉवर सब्सटेंसेज आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल। तो ये जो खट्टे पदार्थ हैं इनका उपयोग हम क्यों करते हैं
ये टार्निश्ड कॉपर वेसल को साफ करने के लिए। कॉपर ऑन कीपिंग एयर रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कॉपर का जब कोरोजन होता है तो क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि कॉपर जब ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है, उसे कोरोजन कहते हैं। तो ये गलत है। कॉपर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि ग्रीन लेयर का कोटिंग होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। कॉपर कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन और टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड टू फॉर्म सोल्यूबल कॉपर साइट्रेट और कॉपर टार्टरेट। तो ये आपको याद करना होगा कि कॉपर कार्बोनेट जो बना उसको हम लोगों को हटाना है, साफ करना है। तो लेमन में क्या प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि टैमरिंड में क्या प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो यदि हम लोग साइट्रिक एसिड से या टार्टरिक एसिड से इसको साफ करेंगे तो यहाँ पर ये जो कॉपर कार्बोनेट है वह क्या करेगा, उससे रिएक्ट करेगा और कॉपर साइट्रेट या फिर कॉपर टार्टरेट का निर्माण करेगा, जो कि वहाँ से हट जाएगा और हमारा कॉपर का वेसल क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल और नॉन मेटल को केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जबकि नॉन मेटल कैसा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, न्यूट्रल ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन आपको याद कर लेना है एसिडिक ही, क्योंकि हम लोगों ने एसिडिक अभी तक पढ़ रखा है। दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ एंड हाइड्रोक्साइड। तो वो क्या, मेटल क्या करेंगे, H2O से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे या फिर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि नॉन मेटल कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो आप देखेंगे कि नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड, डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो आप जानते हैं कि मेटल का रिएक्शन जब एसिड से कराया जाता है तो साल्ट प्लस H2 गैस निकलता है, जबकि आप देखेंगे कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। तो एक मैन, आदमी जो है डोर टू डोर जाता है और अपने आप को एक गोल्ड स्मिथ, सोनार बताता है। ही प्रोमिस्ड टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ द ओल्ड एंड डल ऑर्नामेंट्स। और वह बोलता है कि आपके घर में यदि ओल्ड ऑर्नामेंट हैं, गहने हैं, सोने के गहने हैं, तो उनको साफ करेगा और उसके चमक को वापस ला देगा, ग्लिटर को वापस ला देगा। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप्ड इन अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो एक अनसस्पेक्टेड लेडी जो कि उस पर विश्वास कर लेती है, अपने सोने के बैंगल्स को ला के देती है उसको, तो वो क्या करता है, उसको एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन में डालता है। द बैंगल स्पार्कल्ड लाइक न्यू बट देयर वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। तो जो बैंगल है उसको जो उसने सॉल्यूशन में डाला, उसके बाद जब निकालता है तो वो काफ़ी चमकना शुरू कर देता है, लेकिन उसका वेट क्या होता है, बहुत घट जाता है। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर लेकिन कुछ लेडी अपसेट होती है और कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद वह मान जाती है। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या आप यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं एक डिटेक्टिव की तरह कि वहाँ पर उसने कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया होगा, कौन सा उसके पास चमत्कारी सॉल्यूशन होगा कि वह गोल्ड का बैंगल चमकना शुरू हो गया। तो क्या आप याद है, आपने पढ़ा था इस चैप्टर में एक्वा रेजिया का नाम। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, वह गोल्ड को भी क्या करता है, घुला लेता है, या फिर कहें तो ये प्लेटिनम को भी क्या कर लेता है, घुला लेता है। तो ये आपको याद रखना है एक्वा रेजिया का नाम। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट कंसनट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट क्या होता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो 3:1 रेशियो में क्या होता है, HCl और HNO3 मिले होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वा रेजिया। और ये क्या कर लेता है, गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है।
The man put the gold bangles in this solution. The outer dirty layer of gold bangles dissolved in aqua regia, bring out the shining of the bangles. तो bangles वापस क्या करने लगते हैं, शाइन करने लगते हैं. As the outer layer of bangles dissolved in aqua regia, the weight was reduced. उसका वेट क्या हो जाता है, घट जाता है. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.